प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर की। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे तापमान से संबंधित। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था तापमान, और तापमान के अंतर्गत हमने बात की, पहली बात की कारक, प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में हम बात की कि तापमान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, क्षैतिज वितरण की बात की हमने। फिर हमने बात की लंबवत वितरण, और लंबवत वितरण में हमने देखा सामान्य ताप ह्रास दर, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। और उसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने तापमान विलोमता। टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान विलोमता। और तापमान विलोमता क्या होती है इसके बारे में देखा कि धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तापमान कम नहीं बल्कि अधिक होता है। ये किसी स्थान और किसी समय के अकॉर्डिंग होता है, अन्यथा तापमान हमेशा कम मिलेगा। और इस तापमान विलोमता के कारण की बात करें, क्यों होती है तापमान विलोमता, कब होती है, किस समय होती है, किन क्षेत्रों में होती है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट्स होंगे आपके, उसको क्लियर करेंगे। पहला हमने बात किया आकाश क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, या हम कह सकते हैं मेघ रहित होना चाहिए। अगर मेघ है भी तो क्या है, उच्च स्तरीय होने चाहिए। मेघ उच्च स्तरीय, बहुत अधिक ऊंचाई पर, ताकि वो धरातल से बिल्कुल नज़दीक ना हो और वो प्रभाव बना रहे। इसलिए दूसरे की बात की हमने शीतकाल में लंबी रातें, शीतकाले लंबी रातें, दो हमने डिस्कस की थी। अब हम तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं कि वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, हिमाच्छादित धरातल होना चाहिए। अब हिमाच्छादित धरातल का मतलब ये है कि ऐसा धरातल जहाँ पर बर्फ लगातार बनी रहे, या बर्फ से ढका हुआ प्रदेश, या लगातार बर्फ गिरती रहे, ऐसे प्रदेशों के अंतर्गत तापमान विलोमता देखने को मिलती है कुछ विशेष समय में। अब हम बात कर रहे हैं चौथे टॉपिक की कि वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं कैसी होनी चाहिए, वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो शांत होनी चाहिए, स्थिर या शांत। देखिए, वायुमंडलीय दशाओं का मतलब ये है कि जो मौसमिक परिवर्तन दिखाई देता है आपको लगातार, सुबह के समय अलग, दोपहर के समय अलग और शाम के समय अलग, ये जो मौसमिक परिवर्तन दिखाई दे रहा, अगर ऐसा होता रहेगा तो तापमान विलोमता आपको स्पष्टतः दिखाई नहीं देगी, महसूस नहीं होगी। अगर वो दशाएं बिल्कुल शांत हैं, स्थिर हैं अपनी जगह पर, तो कैसा क्षेत्र दिखाई देगा, इनके अंतर्गत तापमान विलोमता का क्षेत्र दिखाई देगा। अगले की बात करते हैं शुष्क वायु। वायु कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। शुष्क वायु होगी तो मौसम जल्दी से परिवर्तित नहीं होगा, और मौसम परिवर्तित नहीं होगा तो लगातार क्या रहेगा, स्टेब्लिशमेंट बना रहेगा किसका, तापमान का। तो नीचे तापमान कम मिलेगा और ऊपर तापमान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा।
शुष्क वायु, ठंडी वायु जो धरातल पर बनी रहती है, गर्म वायु जो ऊपर की ओर शुष्क है, इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। तो ये एक स्थिरता की पुष्टि करता है शुष्क वायु। छठे की बात करते हैं, पवन संचार कैसा होना चाहिए? अत्यधिक मंद पवन संचार होना चाहिए। वायु का जो प्रवाह है अगर तेज गति से होगा तो उस इन्वायरमेंट को बिल्कुल जल्दी समय में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। अगर पवन संचार क्या होगा, मंद होगा, मंद होगा तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, परिवर्तन होगा। धीरे धीरे परिवर्तन का मतलब वो जो इन्वायरमेंट है उस पवन को सहन कर सकता है। तो ये जो 6 कारक हैं ये तापमान विलोमता के कारण हैं। आकाश स्वच्छ होना चाहिए, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए, मेघाच्छादित जो क्षेत्र हैं मेघाच्छादित क्षेत्र नहीं होना चाहिए, और हिमाच्छादित जो क्षेत्र हैं ऐसा होना चाहिए जहाँ बर्फ़ हमेशा गिरती रहे। वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो शांत व स्थिर होनी चाहिए, शुष्क वायु होनी चाहिए। पवन का जो संचार है वो संचार कैसा रहना चाहिए, अत्यधिक मंद। तो ये तापमान विलोमता का स्पष्टीकरण है, कारण है। अब देखिए ये जो तापमान विलोमता है इसके कुछ प्रकार पाए जाते हैं। किन क्षेत्रों में कौन सी किस प्रकार की विलोमता पाई जाती है, इस तापमान विलोमता के स्पष्टीकरण के लिए हमें इसके प्रकारों का अध्ययन करना होगा। अब देखिए तापमान विलोमता के प्रकार। विलोमता के प्रकार। प्रकार की बात करते हैं तो इसके कुल 3 प्रकार पाए जाते हैं। अप्रवाही प्रतिलोमन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रतिलोमन क्या है? देखिए इंग्लिश में इसको इन्वर्जेंस बोलते हैं, और जो विलोमता है इस विलोमता को प्रतिलोमन भी कहते हैं, इन्वर्जेंस भी कहते हैं, और तापमान विलोमता को ऋणात्मक ताप ह्रास दर भी कहते हैं। कई बार ये लिखा हुआ मिलता है ऋणात्मक ताप ह्रास दर क्या है? सर ने तो हमें सामान्य बताया था, ये ऋणात्मक कहाँ से आ गया, है ना? पजल हो जाओगे, होने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक मैं हूँ पजल होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए सामान्य ताप ह्रास दर और रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। इन दोनों में तापमान क्या हो रहा था? इन दोनों में तापमान माइनस, या मैं कह सकता हूं कम, तो इसको बोलते हैं धनात्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? धनात्मक ताप ह्रास दर। अब देखिए ये जो सामान्य कंसेप्ट है जो हर समय लागू होती है, ये जो तापमान विलोमता है ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय होती है, तो ये इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो कंसेप्ट है वो ये है, इसको हम धनात्मक मान रहे हैं। जब ये कम हो रहा है तापमान तो इसको हम धनात्मक मान रहे हैं। जब यहाँ पर तापमान विलोमता में तापमान क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, है ना? ये तापमान कम हो रहा है तो धनात्मक, ये तापमान बढ़ रहा है तो क्या हो गया? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ताप ह्रास दर फिर क्या हुई? ये तापमान विलोमता ही है, जिसमें तापमान धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ऋणात्मक ताप ह्रास दर भी लिखा हुआ मिलता है, तापमान प्रतिलोमन भी है, तापमान विलोमता भी है, टेम्परेचर इन्वर्जेंस भी है। किसी भी प्रकार की शब्दावली आपके सामने हो सकती है। अब देखिए
अप्रवाही प्रतिलोमन, इसको बोलते हैं नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जेंस, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जेंस। अप्रवाही का मतलब है स्थिर, स्थिर प्रतिलोमन भी इसको या स्थायी प्रतिलोमन भी हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक तो होता है धरातलीय प्रतिलोमन, एक होता है उच्च तलीय प्रतिलोमन। दो प्रतिलोमन होते हैं। अप्रवाही प्रतिलोमन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऐसा प्रतिलोमन जिसमें केवल पार्थिव विकिरण तथा ऊष्मा ह्रास में प्रत्यक्ष संबंध होता है। पार्थिव विकिरण और ऊष्मा ह्रास, इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब पार्थिव विकिरण और ऊष्मा ह्रास का क्या संबंध है, क्या चीज़ें हैं ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको बताया था पार्थिव विकिरण। अब मैं नहीं समझाऊंगा आपको पार्थिव विकिरण क्या है, क्योंकि काफ़ी बार इसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से ये विकिरण, जितनी विकिरण यहाँ से जाएगी, ये पार्थिव विकिरण जितनी यहाँ से जाएगी, ये पृथ्वी है, यहाँ से बाहर जाएगी ये पार्थिव विकिरण जितनी अधिक जाएगी, ऊष्मा कितनी होगी, उतनी ही अधिक होगी। ऊपर की ओर ऊष्मा कितनी मिलेगी, उतनी ही अधिक ऊष्मा मिलेगी। जब यहाँ की सारी ऊष्मा ऊपर चलेगी तो ऊपर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो ताप क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप अधिक ऊपर की ओर, नीचे की ओर ताप क्या रहेगा, कम। तो ये जो प्रतिलोमन आपको दिखाई दे रहा है, ये अप्रवाही प्रतिलोमन है। और इसके अंतर्गत पवन संचार क्या होता है, नगण्य होता है। इसे स्थिर प्रतिलोमन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम धरातलीय प्रतिलोमन की बात करते हैं। इस प्रतिलोमन की सरफेस इन्वर्जेंस, सरफेस इन्वर्जन, ये क्या होता है, धरातलीय प्रतिलोमन। धरातलीय प्रतिलोमन के अंतर्गत इस तरह का प्रतिलोमन मुख्य रूप से क्या होता है, मध्य एवं उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में शीतकाल की रात्रि के दौरान पाया जाता है। देखिए सारे के सारे कारण आ रहे हैं उसके अंतर्गत। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण तीव्र गति से संपादित होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा का नाश हो जाता है और जिस कारण धरातल ठंडा हो जाता है, जबकि उसके ऊपर का पार्ट क्या रहता है, गर्म रहता है। और उसके बाद में ठीक ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, नीचे कम तापमान और ऊपर अधिक तापमान होता है। अब देखिए कैसे होता है। पार्थिव विकिरण, पृथ्वी यहाँ से बाहर की ओर ये पार्थिव विकिरण जाएगी, पार्थिव विकिरण जाती हैं, तो यहाँ पर ऊष्मा संरक्षित हो जाती है और ऊष्मा अधिक होने के कारण क्या होता है, ताप बढ़ जाएगा, अर्थात ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, गर्म। लेकिन यहाँ से ऊष्मा का ह्रास ऊपर हो गया है तो यहाँ ऊष्मा का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। अब देखिए धरातल से ऊपर की ओर जाओगे, तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के कारण हम क्या कहेंगे, इसको धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, धरातलीय प्रतिलोमन। अब देखिए ये पर्टिकुलर कहाँ होता है, ये होता है मिडल लैटिट्यूड में, मध्य अक्षांशों में। साथ साथ में हम उच्च अक्षांशों की बात करते हैं तो वहाँ। लेकिन इन अक्षांशों के अंतर्गत क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर क्षेत्र, एक तो शीतकाल की लंबी रात्रि होती है और दूसरी हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में ये प्रतिलोमन आपको दिखाई देता है।
देखिए विषुवतरेखीय क्षेत्रों में भी प्रतिलोमन दिखाई देता है। अब आप कहोगे सर ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों में कैसे होगा, इसको तो मतलब ठंडा क्षेत्र चाहिए, धरातल पर ठंडा क्षेत्र चाहिए, और धरातल पर ठंडा क्षेत्र होगा तो ऊपरी क्षेत्रों में क्या होगा, गर्म क्षेत्र होगा। तो याद रखना विषुवतरेखीय क्षेत्रों में जो प्रतिलोमन दिखाई देगा वो शीतकाल के अंतर्गत दिखाई देगा, और शीतकाल के अंतर्गत रात्रि को दिखाई देगा। रात्रि में जब लंबी रातें होती हैं शीतकाल के दौरान में, उसी समय धरातलीय प्रतिलोमन विषुवतरेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो उससे आगे की बात करेंगे हम दूसरे प्रतिलोमन जो उच्च तलीय प्रतिलोमन है। उच्च तलीय प्रतिलोमन क्या है, ये देखिए। उच्च तलीय प्रतिलोमन के अंतर्गत उच्च तलीय प्रतिलोमन धरातल की बात नहीं है, ये धरातल यहां से ऊपरी क्षेत्र की बात चल रही है। ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे हम तो देखिए जो क्षेत्र लगभग मान के चलिए आप 20 से 25 किलोमीटर, धरातल से आप ऊपर की ओर जाओगे 20 से 25 किलोमीटर, यहां पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं ओजोन क्षेत्र। और ओजोन क्षेत्र कहां पर स्थित है, समताप मंडल में। इस ओजोन क्षेत्र में क्या होता है कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वो किरणें यहां संरक्षित होती हैं, और यहां संरक्षित होने के कारण क्या है, उसमें ऊष्मा अधिक होती है। याद रखना जिस विकिरण का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसमें ऊष्मा की जो स्टोरेज है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो अल्ट्रावायलेट है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है, तो उसके अंतर्गत ऊष्मा अधिक मिलेगी। तो ओजोन के क्षेत्रों में क्या होता है, ओजोन के क्षेत्रों में यहाँ अल्ट्रावायलेट किरणें सुरक्षित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म, अर्थात ताप कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो ओजोन के क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रतिलोमन आपको दिखाई दे रहा है, ओजोन के क्षेत्रों में तापमान जो दिखाई दे रहा है वो अधिक है, और कैसा प्रतिलोमन, उच्च तलीय प्रतिलोमन स्पष्ट होता है। तो ये थी आपकी नॉन एडवेक्शनल जो अप्रवाही प्रतिलोमन है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रवाही प्रतिलोमन की। दूसरा जो कारक इसका प्रकार आता है वो प्रकार है प्रवाही प्रतिलोमन, या हम कह सकते हैं गतिक प्रतिलोमन, डायनेमिक, एडवेक्शनल, प्रवाही एडवेक्शनल इन्वर्जन। अब इस प्रवाही प्रतिलोमन का संबंध क्या है, किसे कहते हैं प्रवाही प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, वायुमंडल अस्थिर होता है और पवन संचार अधिक होता है, और पवन अगर चलेगी तो कैसी, क्षैतिज रूप से गतिशील होगी, और प्रतिलोमन अधिक स्थायी और व्यापक होता है। और इसका जो महत्व है वो किससे संबंधित है, जलवायु से है। जलवायु से इसका महत्वपूर्ण संबंध है। इसके अंतर्गत देखो ऊपर वाले में अप्रवाही में क्या है, पवन संचार नगण्य है, और इसमें पवन संचार अधिक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रवाही कहा गया। और पवन संचार कैसे होता है, किस रूप में होता है, क्षैतिज रूप में गतिशील होता है। क्षैतिज रूप में गतिशील होता है पवन संचार, और इसके कारण जो प्रतिलोमन आपको दिखाई देंगे वो कौन कौन से प्रतिलोमन हैं, देखिए इसके अंतर्गत 3 प्रमुख रूप से पढ़ेंगे हम। एक तो है चक्रवातीय प्रतिलोमन, दूसरा है क्षैतिज प्रतिलोमन, तीसरा है घाटी प्रतिलोमन। जिस प्रकार से हमने देखा धरातलीय प्रतिलोमन, और उससे आगे हमने देखा धरातलीय प्रतिलोमन के बाद में देखा उच्च तलीय प्रतिलोमन, किसके प्रकार थे, किसके उपभाग थे, ये थे अप्रवाही के। और प्रवाही के जो भाग हैं वो भाग हैं 3।
चक्रवातीय, क्षैतिज और घाटी प्रतिलोम। इसमें क्या अंतर होता है, क्या वो वैसे ही समान होते हैं, क्या इनमें अलग कोई चीज़ पाई जाती है? इसके बाद में एक अगला प्रकार और है, उसकी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप संपर्क कीजिए मुझे और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।